हेलो दोस्तों, आपकी प्रोडक्टिविटी की सलाह किताबें कहती है और ज़्यादा टाइम दो। पर क्या आपने सोचा है, शायद आपने अपनी सबसे कीमती चीज बेच दी है। वो है आपका दिमाग। घड़ी पर भरोसा आपको क्रिएटिव नहीं करेगी, वो आपको खाली कर देगी। अब जानिए कि कौन सा तरीका आपकी सोच वापस लाएगा। आज हम जानेंगे इसी के बारे में इस बुक समरी में। चैप्टर फर्स्ट, माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट। कल्पना कीजिए, आपने पूरा दिन अपनी कैलेंडर में साफ सुथरा ब्लॉक किया। आपने तय किया है सुबह 9 से 11 बजे तक डीप वर्क, 11 से 1 बजे तक ईमेल, शाम को प्रोजेक्ट कंपटीशन। लेकिन जब 9 बजे आप अपनी डेस्क पर बैठे तो कर्सर ब्लैंक करता रहा। आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते रहे, दिमाग खाली। अब दूसरी तरफ सोचिए, एक दिन जब आप बस में ट्रेवल कर रहे थे, बिना किसी प्लानिंग के अचानक दिमाग में एक आइडिया आया और वही आपके पूरे प्रोजेक्ट का सबसे क्रिएटिव हिस्सा बन गया। यही फर्क है टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट का। तो अब सवाल ये है, आखिर टाइम मैनेजमेंट क्यों फेल होता है और माइंड मैनेजमेंट असली गेम चेंजर क्यों है? यही राज इस चैप्टर में खुलता है। डेविड गिलवे शुरुआत में बताते हैं कि प्रोडक्टिविटी की दुनिया कई सालों तक टाइम मैनेजमेंट के रूल्स पर चलती रही। फैक्ट्री वर्कर्स जितना समय काम करते उतना ही आउटपुट आता, लेकिन मॉडर्न वर्कर्स के काम करने का तरीका बदल। अब वे अपने काम को करने के लिए प्लानर एप्स का यूज करते हैं, पोमोडोरो तकनीक का यूज करते हैं और टू डू लिस्ट बना। सब सोचते थे कि अगर टाइम को सही कंट्रोल कर लिया तो काम अपने आप हो जाएगा, लेकिन असल में प्रॉब्लम यही है कि दिमाग और घड़ी कभी एक जैसे नहीं चलते। आपने 3 घंटे राइटिंग के लिए ब्लॉक किए, लेकिन दिमाग का मूड नहीं बना। दूसरी तरफ कभी मिडनाइट में इंस्पिरेशन आया और 20 मिनट में वो लिख लिया जो 3 हफ्तों में पेंडिंग। टाइम ब्लॉक करने से गारंटी नहीं मिलती कि दिमाग उसी वक्त क्रिएटिव होगा और आप अपना काम पूरा कर लेंगे। डेविड गिलवे कहते हैं, काम समय की गिनती से नहीं, आपकी सोच और स्थिति से आता है। एक आर्टिस्ट पूरा दिन ब्लैंक कैनवास को घूरता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बनता। अगले दिन मॉर्निंग वॉक पर वो एक कबूतर को देख और उसे इंस्पिरेशन मिलती है। वही इंस्पिरेशन 15 मिनट में पेंटिंग का बेस बना देती। इसका मतलब हुआ कि असली प्रोडक्टिविटी दिमाग के सही मूड से आती, ना कि क्लॉक से। सोचिए, आप बालकनी में बैठे, कॉफी की खुशबू है, हवा चल रही है, अचानक दिमाग में क्लैरिटी आती है और आप 10 मिनट में ऐसा आउटलाइन बना देते हैं जो आपके पूरे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन है। क्या ये क्लॉक से हुआ? नहीं, ये माइंड से हुआ, ये मूड से हुआ। टाइम मैनेजमेंट अब खत्म हो चुका है, भविष्य माइंड मैनेजमेंट का है। सुनिए, घड़ी की टिक टिक, कैलेंडर रिमाइंडर्स पॉप अप हो रहे हैं, लेकिन दिमाग खाली। दूसरी तरफ बारिश की साउंड, फ्रेश कॉफी की महक और अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया। हर किसी ने ये स्थिति अपनी लाइफ में महसूस की। क्या आप प्रोडक्टिविटी को सिर्फ कितने घंटे काम किया से मेजर करते हैं, या आपने नोटिस किया है कि आपके बेस्ट रिजल्ट्स तब आए जब दिमाग राइट मूड में था? आज एक छोटा सा टेस्ट कीजिए। सुबह जब आप फ्रेश हो 15 मिनट किसी क्रिएटिव काम को, शाम को जब एनर्जी लो हो वही काम कीजिए। अब कंपेयर कीजिए कि किस समय ज़्यादा क्वालिटी आउटपुट आया, आपका मन उस काम को करने में कब ज़्यादा लगा। अगर टाइम मैनेजमेंट फेल है तो फिर माइंड को कैसे मैनेज किया जाए? आपका दिमाग किस जगह और किस समय सबसे प्रोडक्टिव होता है, ये सीक्रेट हम जानेंगे अगले चैप्टर 2, क्रिएटिव स्वीट स्पॉट। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी जगह हो जहां आपका दिमाग अपने आप फ्लो में चला जाए, जहां आइडियाज
आसानी से निकले, काम एफर्टलेस लगे और आप टाइम भूल जाएं। डेविड इस जगह को कहते हैं क्रिएटिव स्वीट, यानी वो जोन जहां आपके माइंड की नेचुरल एनर्जी और आपका एनवायरनमेंट परफेक्ट मैच हो जाते हैं। लेकिन सवाल है, ये स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढें और इसे अपने फेवर में कैसे यूज करें? आइए इस चैप्टर में जानते हैं। कैडवे बताते हैं, हर क्रिएटिव इंसान का एक यूनिक स्वीट स्पॉट होता है। ये कोई फिक्स्ड जगह या फिक्स्ड समय नहीं, बल्कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड और एनवायरनमेंट का मेल है जहाँ क्रिएटिविटी पीक पर आती है। कोई राइटर लाइब्रेरी के कोने में सबसे अच्छा लिख पाए, कोई पेंटर रात के 2 बजे स्टूडियो में अपने बेस्ट स्ट्रोक्स बनाता है, कोई कोडर कैफे के बैकग्राउंड नॉइस में डीप फोकस में चला जाता है। हर क्रिएटिव के लिए अलग अलग स्वीट स्पॉट हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपने स्वीट स्पॉट्स को पहचान ही नहीं पाते। वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हैं। सुबह 9 से 5 बजे तक काम करो, डेस्क पर बैठे रहो, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी और आप प्रोडक्टिविटी से भरपूर होंगे। रिजल्ट, वे अपने दिमाग को जबरदस्ती ऐसे टाइम और जगह पर काम करने के लिए पुश करते हैं जहां दिमाग नेचुरली क्रिएटिव होता ही नहीं। कैडवे का फॉर्मूला है, वो कहते हैं कि जब आप अपना एनवायरनमेंट ढूंढ लेते हैं, एक सही टाइम भी ढूंढ लेते हैं और एक सही माइंडसेट भी ढूंढ लेते हैं, तो आपका स्वीट स्पॉट बन जाता है। लेकिन जब आप अपना स्वीट स्पॉट ढूंढ लेते हैं तो एनवायरनमेंट, टाइम और माइंडसेट अपने आप बन जाते हैं। चार्ल्स डार्विन अपने घर के स्टडी रूम में नहीं, बल्कि गार्डन वॉक करते हुए सबसे बेस्ट आइडियाज कैप्चर करते हैं। इसी तरह कई एंटरप्रेन्योर्स एयरपोर्ट लाउंज या फ्लाइट में अपने बेस्ट बिजनेस आइडिया नोट करते हैं। मतलब आपके बेस्ट आइडियाज वहां आते हैं जहां माइंड नेचुरल कंफर्ट, हायर एनर्जी दोनों महसूस। इमेजिन कीजिए, आप कैफे की खिड़की के पास बैठ, बाहर हल्की बारिश हो रही, कॉफी की खुशबू हवा में है और अचानक आपका दिमाग तेजी से नए नए आइडियाज जनरेट करने लगता है। आप सोच भी नहीं पाए थे कि आज इतना लिख लेंगे, लेकिन 1 घंटे में पूरा चैप्टर तैयार हो गया। यही है क्रिएटिव स्पॉट का मैजिक। क्रिएटिविटी के साथ वहां जबरदस्ती मत करो जहां वो नहीं बनती। अपना स्वीट स्पॉट ढूंढो और अपने दिमाग को उसका काम करने दो। स्वीट स्पॉट ढूंढने का मतलब है अपने दिमाग को उन जगहों और टाइमिंग्स में एक्सपोज करना जहां वो नेचुरली शाइन कर। महसूस की और सुनिए कैफे की हल्की बैकग्राउंड म्यूजिक, कॉफी मशीन की आवाज और पेपर पर पेन की सरसराहट। या इमेजिन कीजिए आप सुबह की ठंडी हवा में वॉक कर रहे हैं, बर्ड्स चहचहा रहे हैं और उसी दौरान दिमाग में क्लैरिटी आती है। हर किसी ने कभी ना कभी ऐसा मोमेंट महसूस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा कब और कहां एक्टिव होती है? क्या वो सुबह का यूनिक मोमेंट है या रात का साइलेंस? क्या वो आपका बेडरूम है या कोई कैफे या ओपन पार्क? आज से अगले 7 दिनों तक एक छोटा जर्नल रखिए। हर बार जब आप क्रिएटिव काम करें उसमें नोट कर लें। आप देखिए जब आप वो क्रिएटिव काम कर रहे थे उस समय आप कहाँ थे, उस समय क्या टाइम हो रहा था, आपका मूड और एनर्जी लेवल कैसा था। 7 दिन तक आपको ये पैटर्न दोहराना है। आपको देखना है कि आपका मूड किस टाइम में सबसे बेस्ट है, उसके कारण आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। बस वही आपका क्रिएटिव स्वीट। लेकिन सिर्फ स्वीट स्पॉट ढूंढ लेना काफी नहीं। अब सवाल है क्रिएटिविटी कैसे विकसित होती है, आइडियाज किस प्रोसेस से गुजरकर मैच्योर होते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 3, द 4th स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी। क्या आपने कभी गौर किया है, कभी कभी आइडियाज अचानक आते,
कभी वो पकने में हफ्तों लग जाते हैं और कभी कभी वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। असल में क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रोसेस है। डेविड कैथवे बताते हैं कि क्रिएटिविटी के भी 4 स्टेज, अगर आप इन्हें पहचान लें तो आप अपने दिमाग को सही स्टेज पर सही काम दे सकते और हर बार बेहतर आउटपुट पा सकते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी के ये 4 स्टेज कौन से और कैसे काम करते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कैथवे के अनुसार क्रिएटिविटी सीधी लाइन में काम नहीं करती, ये एक साइकिल है जो 4 स्टेजेस में चलता है: प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादातर लोग इन स्टेजेस को मिस कर देते हैं। हम चाहते हैं कि आइडिया उसी वक्त निकले आए जब हम डेस्क पर बैठे हों, लेकिन दिमाग को इंक्यूबेशन का टाइम नहीं देते। इसे ऐसे समझते, आप एग्जाम से एक दिन पहले सारी किताबें रटने की कोशिश कर, रिजल्ट दिमाग ओवरलोड हो जाता है। और क्रिएटिविटी, आइए चारों स्टेजेस को समझते हैं। प्रिपरेशन, इसमें आप लो मटेरियल इकट्ठा करते हैं, जैसे पढ़ना, ऑब्जर्व करना, रिसर्च करना। जैसे कोई राइटर ट्रेवल करके लोगों से बातचीत करके आइडियाज कलेक्ट करता है। इंक्यूबेशन, यहाँ माइंड बैकग्राउंड में काम करता रहता है, आप कॉन्शियसली कुछ और काम करते रहते हैं। जैसे आइंस्टीन अक्सर वायलिन बजाते ताकि दिमाग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस कर सके। इल्यूमिनेशन, अचानक वो पल आता है जब आपको वो आइडिया आता है और आप कहते हैं आह, यही वो पल है। आर्किमिडीज का यूरेका मूवमेंट तब आया जब वो बाथटब में बैठे थे। वेरिफिकेशन, अब आइडिया को टेस्ट और रिफाइन करना होता। कोई स्टार्टअप फाउंडर अपने शानदार आइडिया को एक नोटबुक में लिखकर बाद में बिजनेस मॉडल बनाता है और उसी आइडिया को मार्केट में टेस्ट कर। सोचिए, आप कई दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, आइडियाज नहीं आ रहा था, फिर एक दिन वॉक पर अचानक क्रिएटिविटी आती है। आप भागते हुए घर आते हैं, नोट्स लिखते हैं और वही आपका ब्रेक थ्रू बनता है। ये मोमेंट हर क्रिएटिव इंसान के लिए सबसे अहम होता है। क्रिएटिविटी तुरंत नहीं आती, उसके हर चरण का सम्मान करो और तुम अपना बेहतरीन काम बाहर निकाल पाओ। अगर आप हर स्टेज को अपना टाइम देंगे तो दिमाग खुद अपने लिए काम करने लगे। इमेजिन कीजिए, आप रात भर डेस्क पर बैठे रहे, दिमाग खाली। अगली सुबह शावर लेकर जैसे ही बाथरूम से बाहर आते हैं, अचानक वो मिसिंग लाइन दिमाग में आ गई। यानी कभी पानी की बूंदें आपके इंस्पिरेशन को ट्रिगर करती, कभी वॉक पर आपको वो ट्रिगर पॉइंट मिलता है। क्या आप क्रिएटिविटी से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्या आप हर बार चाहते हैं कि आइडिया तुरंत आ जाए? क्या आप अपने माइंड को सोचने और प्रोग्रेस करने का समय देते हैं? आज से एक सिंपल सी प्रैक्टिस, किसी भी क्रिएटिव काम पर 1 से 2 घंटे प्रिपरेशन में लगाइए, फिर उसे छोड़कर किसी दूसरी क्रिएटिविटी आप वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, पर लग जाइए। देखिए अचानक माइंड कैसे आपको नए नए आइडियाज देता है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, क्रिएटिविटी सिर्फ स्टेजेस में नहीं चलती बल्कि अलग अलग मेंटल स्टेज में भी काम करती है। ये जानेंगे अगले चैप्टर 4, द 7 मेंटल स्टेज ऑफ क्रिएटिव वर्क। क्या आपने नोटिस किया है, कभी आप सुपर फोकस्ड होकर काम करते हैं और घड़ी का होश ही नहीं रहता, तो कभी छोटी सी चीज भी डिस्ट्रैक्ट कर देती है। असल में हमारा दिमाग अलग अलग मेंटल स्टेजेस में ऑपरेट करता है। डेविड कैथवे कहते हैं, अगर आप इन स्टेजेस को पहचान लें और सही काम को सही स्टेज में कर रहे हैं तो आपकी क्रिएटिविटी मल्टीपल हो जाएगी। तो आइए जानते हैं ये 7 मेंटल स्टेजेस कौन सी है और इन्हें कैसे मास्टर। कैथवे बताते हैं कि क्रिएटिविटी एक ही मोड में काम करती है। जैसे एक प्लेयर अलग अलग
गियर में गाड़ी चलाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी अलग अलग गियर्स या मेंटल स्टेजेस में जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम इन स्टेजेस को मिस कर देते हैं। हम एक नासमझ की तरह डिटेल ओरिएंटेड काम तब करने लगते हैं जब हमारा माइंड इंटरनल रूप से काम कर रहा होता है, या हम उस समय इसे अननेसेसरी कामों में लगा देते हैं। उसी तरह हम बिग आइडिया सोचते वक्त हम ईमेल चेक करने लगते हैं, रिजल्ट्स, प्रोडक्टिविटी क्रैश हो जाती है। कैदियो बताते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए 7 मेंटल स्टेट्स जरूरी है। फर्स्ट, रिसर्च मोड। इस स्टेट में आप आइडियाज और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जैसे एक स्टूडेंट लाइब्रेरी में बुक्स की तलाश करता है। एक्सप्लोरेशन मोड, इस स्टेट में दिमाग नए कनेक्शन बनाता है और नए रास्ते, जैसे एक एंटरप्रेन्योर अलग अलग बिजनेस से अपने आइडियाज को कंपेयर करता है। इंक्यूबेशन, इस मोड में आपका दिमाग सबकॉन्शियस रूप से साइलेंटली अपना काम करता रहता है। जैसे आइंस्टीन वायलिन बजाते समय उनका दिमाग काम करता रहता है और उन्हें नए आइडियाज उसी टाइम आते हैं। या उसके क्रिएशन मोड, या एक्चुअल आउटपुट, राइटिंग, पेंटिंग, कोडिंग के टाइम ये मोड बहुत ज्यादा सक्रिय हो। जैसे जेके रोलिंग का कैफे में बैठकर फर्स्ट ड्राफ्ट। एडिटिंग मोड, यहाँ जो रो आइडियाज है उनकी पॉलिश की, उन आइडियाज को यहाँ रिफाइन किया जाता है, जिससे मेन आइडिया, जैसे फिल्म मेकर का मूवी रफ कट से फाइनल एडिटिंग तक ले जाना। एग्जीक्यूशन मोड, फाइनल वर्क को डिलीवर करना, उस वर्क को पब्लिश करना और उसे लॉन्च करने का काम इस मोड में किया जाता है। जैसे एक यूट्यूबर का वीडियो अपलोड। और सबसे अंत का जो मोड है वो है रीसेट मोड। एनर्जी को रिचार्ज, ताकि दिमाग फिर से क्रिएट मोड में जा, जैसे एक आर्टिस्ट का ब्रेक लेकर ट्रेवल पर जाए। इमेजिन कीजिए आप कैफे में बैठ जर्नल लिख रहे हैं, शाम को वॉक पर जाते हैं और दिमाग में नया कनेक्शन। रात को वापस आकर आप उस ड्राफ्ट को एडिट कर, यानी जब आप सही काम को सही स्टेट में कर तो प्रोडक्टिविटी एफर्टलेस लगती है। अपने दिमाग के गियर्स का सम्मान करो, हर स्थिति का अपना काम है, उन्हें आपस में मत मिलाओ। इमेजिन कीजिए ट्रेन की हवा, आपके हाथ में नोटबुक और अचानक एक्सप्लोरेशन मोड में एक नया आइडिया दिमाग में। ये सोचिए रात का शांत माहौल, सिर्फ कीबोर्ड की टक टक और आप क्रिएशन मोड में पूरी तरह खोए हुए हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आपका दिमाग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से काम कर? क्या आप जानते हैं कि आपका बेस्ट क्रिएशन किस स्टेज में होता है और उसकी बेस्ट एडिटिंग कब की जा सकती है? आज अपने अगले क्रिएटिव काम को ट्रैक कीजिए। जब आप रिसर्च कर रहे हो, नोट कीजिए आपका मूड कैसा है। जब आप वास्तविक में लिख रहे हो, कुछ बना रहे हो तो नोट कीजिए। जब कुछ एडिट कर रहे हो तब ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या आपको फर्क नजर आता है। जब आप अपने 7 मेंटल स्टेट्स को समझ लिया तो सवाल ये है, इन स्टेट्स सही साइकिल में कैसे अलाइन करें, यानी किस समय कौन सा काम, ताकि माइंड हमें पीक पर। इसी का जवाब मिलेगा अगले चैप्टर 5 क्रिएटिव साइकिल्स। क्या आपने नोटिस किया है कभी आप कई दिनों तक सुपर प्रोडक्टिविटी से भरपूर रहते हैं और फिर अचानक एनर्जी क्रैश कर जाती है। कभी आपको लगता है कि क्रिएटिविटी का पिटारा खुला हुआ है और आइडियाज बह रहे हैं, और कभी एकदम सूखा पड़ जाता है। कैदवे कहते हैं ये कोई गलती नहीं बल्कि क्रिएटिव साइकिल्स की नेचुरल रिदम है। अगर आप इन साइकिल को समझ लें तो आप अपने दिमाग के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं। तो आखिर ये क्रिएटिव साइकिल क्या है और कैसे आप इन्हें अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। क्रिएटिविटी वेव्स की तरह चलती है, वो एक तरंग है। कभी वो हाई फ्रीक्वेंसी पर होती तो आइडियाज की बौछार हो जाती, जब वो तरंगे लो फ्रीक्वेंसी पर तो खालीपन महसूस। कैदवे कहते हैं अगर आप इन वेव्स को पहचान ले तो आप हर स्टेज को बहुत ही शानदार तरीके से यूज कर सकते हैं।
पर अक्सर प्रॉब्लम ये है कि लोग हर दिन सेम प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट करते। आप सोचते हैं कि मुझे रोज 8 घंटे टॉप क्रिएटिविटी चाहिए, लेकिन माइंड ऐसे काम नहीं करता। रिजल्ट फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट और गिल्ट के शिकार हो। केडवे बताते हैं कि क्रिएटिविटी की 3 की फेज में साइकिल करती है। डाइवर्जेंस, इस फेज में आइडियाज एक्सप्लोर होते हैं, आइडियाज पे नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक स्टार्टअप फाउंडर्स नए नए आइडियाज जनरेट करता है, उन आइडियाज पर एक्शन लेता है और नए नए बिजनेस मॉडल्स होते हैं। कन्वर्जेंस, कई आइडियाज सोचने के बाद उन आइडिया में से बेस्ट आइडिया का सिलेक्शन किया जाता है और उस बेस्ट आइडियाज पर पूरा फोकस लगा दिया जाता है। जैसे कोई डायरेक्टर 3 बेस्ट आइडियाज को चुनने के लिए पहले 10 आइडियाज को देखता है, उसके बाद 3 आइडियाज को चुनता है और फिर रेस्ट। अपने बेस्ट आइडिया का सिलेक्शन कर लेने के बाद क्रिएटर अपनी एनर्जी को रिचार्ज करता है, वो अपने दिमाग को रेस्ट मोड में डाल। जैसे एक पेंटर अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर लेने के बाद ट्रेवल पर चला जाता है ताकि वो फ्रेश महसूस, उसके दिमाग में एक फ्रेश नजरिया विकसित हो सके। इमेजिन कीजिए आप कई दिनों तक गहन राइटिंग करते हैं, फिर एक दिन अचानक क्लैरिटी आती है कि किस डायरेक्शन में जाना है, और फिर कुछ दिनों का ब्रेक लेकर जब वापस आते हैं तो आपका काम और भी पावरफुल हो जाता है। यही है क्रिएटिव साइकिल का जादू। क्रिएटिविटी चक्रीय होती है, उसकी लहरों का सम्मान करो और उनके साथ बहो, उनसे लड़ो मत। ऊर्जा के उच्च चरणों को सर्जन के लिए इस्तेमाल और निम्न चरणों को विश्राम करने दें ताकि नए आइडिया सर्जित हो सके। इमेजिन कीजिए बीच पर खड़े होकर आप देखते हैं वेव धीरे धीरे पीछे जाती और फिर जोर से आगे आती। क्रिएटिविटी भी इसी तरह पीछे जाती रिचार्ज के लिए और फिर स्ट्रॉन्ग होकर लौटती। क्या आप गिल्ट महसूस करते हैं जब आपका माइंड क्रिएटिव नहीं होता? क्या आप मानते हैं कि ये फेलियर है या आप इसे साइकिल का नेचुरल हिस्सा समझते हैं? इस हफ्ते अपने काम को ट्रैक कीजिए, नोट करें कि कब आप हाई एनर्जी मोड में हैं और कब लो एनर्जी मोड में। देखिए क्या कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, वही आपका पर्सनल क्रिएटिव साइकिल है। लेकिन सिर्फ साइकिल समझ लेना काफी नहीं। अब सवाल है इन साइकिल्स को सपोर्ट करने के लिए आप कौन से क्रिएटिव सिस्टम बना सकते हैं, यानी ऐसी आदतें और स्ट्रक्चर जो आपकी क्रिएटिविटी को सस्टेन करे। ये सीक्रेट जानेंगे अगले चैप्टर 6 क्रिएटिव सिस्टम्स। सोचिए आप जिम जाते हैं, शुरुआत में मुश्किल होती लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक्सरसाइज आपकी हैबिट बन जाती। अब सोचिए अगर क्रिएटिविटी को भी इसी तरह एक सिस्टम में बदल दिया जाए तो, यानी हर बार इंस्पिरेशन का इंतजार न करना पड़े बल्कि सिस्टम खुद आपके दिमाग को राइट मोड में ले जाए। केडवे कहते हैं कि क्रिएटिविटी तब टिकती है जब वो सिस्टम में बंध जाती है। लेकिन क्रिएटिविटी सिस्टम में कैसे बनते हैं और कैसे ये आपकी क्रिएटिविटी को सस्टेनेबल बना सकते हैं, आइए जानते हैं। केडवे बताते हैं कि जैसे बिजनेस में सिस्टम ग्रोथ सस्टेन करते हैं वैसे ही क्रिएटिविटी सिस्टम आपकी इमेजिनेशन और प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करते हैं। बिना सिस्टम के क्रिएटिविटी शॉर्ट टाइम में आती है और गायब हो जाती है। कई लोग कहते हैं मैं क्रिएटिव हूँ, मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंस्पिरेशन बिना सिस्टम के अनरिलायबल है। एक राइटर तब तक लिखता ही नहीं जब तक इंस्पिरेशन नहीं आती। रिजल्ट कई मंथ्स तक कुछ भी पब्लिश नहीं करता। दूसरी तरफ जो राइटर डेली सिस्टम से लिखता है, भले ही वो 500 वर्ड्स लिखता हो, लेकिन वो कंसिस्टेंसी से उसको लिखता रहता है,
वो कुछ ब्लॉग पब्लिश करता है तो उसे इंस्पिरेशन की आवश्यकता नहीं होती। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। कैडवे 3 तरह के क्रिएटिव सिस्टम्स बनाते हैं। फर्स्ट, इनपुट सिस्टम्स, जिसमें व्यक्ति रोज बुक लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है, अपने एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करता है ताकि उसका दिमाग फ्रेश रहे। जैसे एक राइटर रोज 1 घंटा पढ़ने का सिस्टम फॉलो करता है, या कोई राइटर 1 घंटा लिखने का सिस्टम फॉलो करता है। सेकंड है प्रोसेसिंग सिस्टम, आइडियाज को कनेक्ट और ऑर्गेनाइज करने का तरीका। एक डिजाइनर एवरी नोट या नेशन में अपने सारे रैंडम नोट्स स्टोर करता है और टाइम टू टाइम उन्हें कैटेगरीज में डालता है। थर्ड है आउटपुट सिस्टम्स, जैसे एक राइटर रेगुलर पब्लिश करता है, चाहे स्मॉल ब्लॉग्स हो, वीडियो हो या कोई बुक हो। सेथ गोडिन मार्केटिंग के मास्टर जो रोज एक छोटा ब्लॉग लिखते हैं जिससे उनकी थिंकिंग शार्प रहती है। इमेजिन कीजिए आपके पास एक ऐसा पर्सनल मशीन है जो लगातार आपको रॉ मटेरियल देता है, आउटपुट उसे ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है और फिर पॉलिश्ड आउटपुट निकालता है। आपको बस इसे चालू रखना है, यानी फ्लो बनाए रखना है। यह है क्रिएटिव सिस्टम का मैजिक। क्रिएटिविटी सिस्टम्स पर पनपती है, इनके बिना ये फीकी पड़ जाती और इनके साथ ये कई गुना बढ़ जाती है। सिस्टम्स प्रेरणा को एक दैनिक अनुशासन में बदल देते हैं। क्या आप आपकी क्रिएटिविटी को इंस्पिरेशन पर डिपेंड रखते हैं, या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जो रेगुलरली आपके दिमाग से आउटपुट निकालता है? इस हफ्ते अपने लिए एक छोटा सा क्रिएटिव सिस्टम सेट कीजिए। रोज सुबह 10 मिनट जर्नल लिखना शुरू कीजिए, या हर रविवार 1 घंटा अपने सारे स्ट्रक्चर्ड नोट्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। नेक्स्ट वीक चेक करें क्या आपका दिमाग ज़्यादा फ्री और क्रिएटिव लगता है। अब तक आपने सिस्टम्स बनाना, लेकिन सवाल यह है, जब लाइफ में रुकावटें हो, डिस्ट्रैक्शन हो और प्लान्स टूट जाए, तब क्रिएटिविटी कैसे बचाएं? इसका जवाब अगले चैप्टर बने रहिए। सोचिए, आप क्रिएटिव काम करने बैठे हैं, लैपटॉप ओपन है, कॉफी गर्म है और तभी फोन की नोटिफिकेशन या दरवाजे की घंटी या फिर अचानक किसी का कॉल आ जाता है। लगता है पूरा सिस्टम टूट गया। डेविड कैडवे कहते हैं कि परफेक्ट कंडीशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि क्रिएटिविटी तब भी हो सकती है जब लाइफ पूरी तरह रुकावटों से भरी हो। लेकिन सवाल है कि रुकावटों के बीच भी आप कैसे क्रिएटिव बने रह सकते हैं। आइए जानते हैं। कैडवे कहते हैं, ज्यादातर लोग क्रिएटिव वर्क को पोस्टपोन करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से अभी माहौल सही नहीं है। लेकिन अगर आप हर डिस्ट्रैक्शन खत्म होने का इंतजार करेंगे तो शायद कभी क्रिएटिव ही न रह पाए। रुकावटों से बचना मुश्किल है। कभी आपकी बनाई हुई डेडलाइन टूट जाती है, कभी घर का काम आ जाता है, कभी जॉब का प्रेशर आ जाता है, कभी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे हर नॉवेल्स लिखने वाला राइटर ये चाहता है कि उसे परफेक्ट केबिन और परफेक्ट समय मिल जाए, वो अपनी परफेक्ट टेबल के ऊपर बैठकर लिखे, लेकिन रोजमर्रा की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे अलाउ ही नहीं करती। रिजल्ट, प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं। कई फेमस राइटर्स ने अपनी बुक्स भीड़ भाड़ वाले कैफे में लिखी। उनकी कंडीशन परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी रुकावटों को अपनी क्रिएटिविटी का हिस्सा बना लिया। इमेजिन कीजिए, आप ट्रेन की जर्नी में बैठे हैं, चारों तरफ शोर, लोग बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फिर भी आप अपने जर्नल में एक आइडिया लिखते हैं और वही आइडिया बाद में आपकी लाइफ चेंजिंग क्रिएशन का फाउंडेशन बनता है। यही है रुकावटों के बीच भी अपनी क्रिएशन का असली यूज करने का तरीका। रुकावटें आपकी क्रिएटिविटी को नहीं रोक सकती। रुकावटों के समय आपकी एनर्जी लो हो जाती है,
आप चाहें तो उस फोकस से उस लो एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी में बदल सकते हैं। अगर आप फोकस के साथ काम करना सीख लें तो रुकावटें आपको रोक नहीं पाएगी। सोचिए, बारिश का दिन है, खिड़की पर बारिश की बूंदें गिर रही है, बच्चे घर में खेल रहे हैं और फिर भी आप अपनी नोटबुक में लगातार स्केच कर रहे हैं। रुकावटें बाहर हैं, लेकिन क्रिएशन आपके अंदर है। क्या आप भी अपने क्रिएटिव काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि आपको लगता है कंडीशन परफेक्ट नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि अव्यवस्था ही शायद वो जगह है जहां आपका माइंड सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होकर काम करता है? आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस, अगली बार जब आसपास नॉइस हो, डिस्ट्रैक्शन हो, तो 10 मिनट का क्रिएटिव काम कीजिए। लिखिए, स्केच कीजिए या कोई छोटा आइडिया अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। देखिए, क्या अव्यवस्था आपकी क्रिएटिविटी को रोक पाई? उस पॉइंट को ट्रिगर कीजिए। आपने सीखा अव्यवस्था में क्रिएटिविटी कैसे लाई जाए, लेकिन सवाल है, इन सब लर्निंग्स का बिगर पिक्चर क्या है? माइंड मैनेजमेंट का असली पे ऑफ कहाँ दिखता है? यही हम जानेंगे इस किताब के उपसंहार में। सोचिए, आपने एक लंबी यात्रा तय की है। रास्ते में कभी स्मूथ हाईवे मिले, कभी मुश्किल पहाड़, कभी अचानक आने वाले तूफान, लेकिन अंत में आप उस जगह पहुंच गए जहां आपका असली मकसद। यही सफर इस किताब का भी है, टाइम मैनेजमेंट से माइंड मैनेजमेंट की ओर। और इस जर्नी ने हमें दिखाया कि प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट क्लॉक को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि अपने माइंड को समझना है। केदवे हमें शुरू से ये सवाल सोचने पे मजबूर करते हैं, क्या सच में हम अपनी जिंदगी क्लॉक और कैलेंडर्स के हिसाब से जी सकते हैं, या फिर हम अपने दिमाग के नेचुरल फ्लो के साथ क्रिएट कर सकते हैं? पुराने टाइम मैनेजमेंट मॉडल्स हमें सिर्फ डेडलाइंस और चेक लिस्ट में बांधते हैं। क्रिएटिविटी इन स्ट्रक्चर्स में दम तोड़ देती। डिस्ट्रैक्शन, अव्यवस्थाएं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हमें गिल्ट और बर्नआउट में फेंक देते हैं। इमेजिन कीजिए, अब आपकी जिंदगी डेडलाइन और कैलेंडर्स की गुलाम नहीं रही। आप इंस्पिरेशन के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि आपने सिस्टम बना लिए जो आपके दिमाग को हर दिन छोटे छोटे क्रिएटिव विंस दिलाता है। आपका हर दिन अब सिर्फ काम की ट्रैकिंग क्लॉक नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव एडवेंचर है। समय को मत संभालो, अपने मन को संभालो। समय फिसल कर चला जाता है, लेकिन सही तरीके से संभाला गया मन कालजयी काम रस। केदवे हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने मन की प्राकृतिक लय को समझ और उसके अनुसार काम करते हैं तो रचनात्मकता सहज और टिकाऊ बन जाती है। इमेजिन कीजिए, सुबह की पहली किरण, नोटबुक पर ताजा लिखा गया आइडिया, और दिल में है ये सेटिस्फिकेशन है कि आपने अपने माइंड को जीत लिया। अब कैलेंडर आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप खुद अपनी एनर्जी और क्रिएटिविटी को गाइड करते। क्या आपने अब तक अपनी जिंदगी क्लॉक और टू डू लिस्ट के हिसाब से चलाई है? क्या आप रेडी हैं माइंड मैनेजमेंट अपनाने के लिए, जहाँ फोकस आपका दिमाग है, ना कि कैलेंडर? आज से एक छोटा कदम उठाइए। अगले हफ्ते के लिए कैलेंडर पर टाइम स्लॉट ब्लॉक मत कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि दिन के किस टाइम आपका दिमाग नेचुरली क्रिएटिव होता है। फिर उसी समय अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएटिव काम कीजिए। देखिए कैसे आपका काम ज़्यादा नेचुरल और पावरफुल लगता है। दोस्तों, टाइम कभी रुकता नहीं। घड़ी की सुइयां हर सेकंड आगे बढ़ती रहती है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को मैनेज करना सीख लें तो आप उस हर सेकंड को एक क्रिएटिव जीत में बदल सकते हैं। याद रखिए, टाइम आपको तभी कंट्रोल करता है जब आप उसके नियंत्रण में होते हैं, लेकिन आपका माइंड आपके हाथ में।
तो अपने दिमाग की लय को पहचानिए, उसके साथ काम कीजिए और ऐसा काम कीजिए जो न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले सालों तक दुनिया को इंस्पायर करे। और हाँ, अगली बार जब आप क्लॉक की टिक टिक सुने तो डरिए मत, सोचिए ये आवाज़ रिमाइंडर है कि आपके पास अपना माइंड मैनेज करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का मौका है। दोस्तों, ये बुक समरी आपको पसंद आई हो, आप टाइम मैनेजमेंट के भंवर जाल से इस समरी को सुनने के बाद निकल सकें तो बुक को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको बुक समरी कैसी लगी। धन्यवाद।